बेल याचिका से जुड़ी हुई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कल कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। खान सर की गिरफ्तारी पर पहले से ही रोक लगाई गई है कोर्ट की तरफ से। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कोचिंग विवाद में सोमवार को सुनवाई अगली होगी। रोशन सर केस में भी सोमवार को यह सुनवाई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो खान सर के गार्ड की बेल याचिका खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। और इस बीच अब सबकी निगाहें सोमवार पर जाकर टिक गई। तो कल कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा था, लेकिन आज जब कोर्ट के इस आदेश के प्रति सामने आई तो इसमें खान सर के जो बॉडीगार्ड हैं उनकी बेल याचिका खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। कोचिंग विवाद में अब जो अगली सुनवाई होगी वो सोमवार को होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें। और रोशन सर केस में भी सोमवार को ही सुनवाई अगली होने वाली है। और इस बीच इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता धर्मेंद्र। कोर्ट ने इस बेल याचिका को खारिज करते हुए क्या कुछ कहा है? जी, जिस तरह से लगातार सुनवाई हो रही है इस केस में, कल आदेश को सुरक्षित रखा गया था खान सर के गार्ड के मामले में, और आज उनके याचिका को खारिज कर दिया गया। जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो खान सर के गार्ड हैं उनकी परेशानियां बढ़ाने वाली खबर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन दूसरी तरफ उनके बॉडीगार्ड को राहत नहीं मिली है। बेल याचिका कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई। बिहार के 16 अधिकारियों को एक बड़ा तोहफा हासिल हुआ है। बिहार सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें 16 अधिकारियों को आईएएस का दर्जा दिया गया है। सभी को 2025 बैच अलॉट किया गया। डॉक्टर गगन वेजफेड के निदेशक हैं और पूर्णिया के डीडीसी अंजनी कुमार को भी ये पदोन्नति जो है, प्रमोशन जो है वो हासिल हुई है। निशांत के 2 डिप्टी अधिकारियों की आईएएस का दर्जा हासिल हुआ है। और ऐसे में विद्युत भूषण को भी आईएएस का दर्जा मिला है। साथ ही साथ विद्युत भूषण सरकार के जमा काज के जो प्रचार का काम है वो देख रहे हैं। और इस बीच जनसंपर्क विभाग में अपर सचिव के पद पर उनकी तैनाती भी है। तो बिहार सरकार ने एक बड़ा तोहफा 16 अधिकारियों को दिया है, जिसमें पदोन्नति उन्हें हासिल हुई है। और ये पदोन्नति अधिकारी से आईएएस स्तर पर पदोन्नति के तौर पर हासिल हुई। 2025 बैच अलॉट किया गया इन सभी को। तो 16 अधिकारियों के लिए ये सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा जरूर है। और इनमें जिन जिन अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं उनमें कई का जिक्र इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, लेकिन एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से जरूर। और दिल्ली से लखनऊ आ रही फ्लाइट में बम की सूचना, जिसके बाद इंडिगो की फ्लाइट में जैसे ही बम की सूचना मिली, फ्लाइट में हड़कंप मच गया। अंदर मौजूद यात्रियों को उतारने की प्रतिक्रिया देखिए इस वक्त, कैसे उनकी जो प्रक्रिया है वो अपने आप में बेहद तेज नजर आई। इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी और उसके बाद जितने भी यात्री उस दौरान फ्लाइट में मौजूद थे उन्हें उतारने को लेकर ये प्रक्रिया जो होती है वो पूरी प्रक्रिया बेहद तेज गति से होती हुई नजर आई। तो बम से उड़ाने की धमकी और उसके बाद जैसे ही फ्लाइट में ये बम की खबर सामने आती है उसके बाद लोगों के अंदर अफरा तफरी और डर का माहौल भी साफ नजर आया। अब बात एक ऐसी खबर की जिसे सुन हर कोई सहम जाएगा। 12 जून वो तारीख जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। आज अहमदाबाद विमान हादसे को पूरे 1 साल हो चुके हैं। पिछले साल इसी दिन एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस भीषण हादसे में विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्य समेत कुल 260 लोगों की जान चली गई, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। 1 साल बाद भी कई परिवार अपने प्रियजनों की याद के सहारे ही जीवन काट रहे हैं और हादसे से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलने का इंतजार बाकी है। इस दुर्घटना में सिर्फ एक ये जो पूरा का पूरा हादसा हुआ, ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं कहा जा सकता है, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों, खुशियों के टूट जाने की दर्दनाक कहानी समेटे हुए है।
नीट परीक्षा को लेकर छात्रों को एक बड़ी राहत दी गई है। एनटीए ने परीक्षा देने के समय को बढ़ा दिया है। अब छात्रों को पेपर के लिए 195 मिनट हासिल होंगे। इस बार 2 की जगह दिए जाएंगे उन्हें 4 रफ पेज, जिस पर वो रफ कर पाएंगे। और एनटीए की तरफ से ये नया निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है कि 21 जून को नीट की ये दोबारा परीक्षा होने वाली है। कैंसर मरीजों को झटका लगा है। देश में कैंसर की दवाएं महंगी हो गई हैं और कैंसर की दवा में 1-2% नहीं बल्कि 50% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। कैंसर की कुछ अहम दवाओं के दाम बढ़ गए हैं। दरअसल सरकार ने कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली 2 अहम दवाओं को, जिसमें सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन की कीमतों में विशेष बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। और इन दवाओं की देश भर में लगातार कमी भी देखी जा रही थी, जिससे कैंसर मरीजों के इलाज पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक इस वक्त चलती हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक, एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहे और एनएसए अजीत डोभाल की भी इस बैठक में मौजूदगी। सेना और पुलिस के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल। और 3 जुलाई से शुरू हो रही बाबा बर्फानी की यात्रा और उस यात्रा के शुरू होने से पहले सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीजों को दुरुस्त करने के दृष्टिकोण से यह बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। मशहूर शूटर और कोच जसपाल राणा का निधन जो है वो हो गया। 49 साल की उम्र में जसपाल राणा का निधन हुआ और अस्पताल में लंबे वक्त से वो इलाज करा रहे थे और एशियाड में सिंगल इवेंट में पहला गोल्ड उन्होंने जीता था। शूटर मनु भाकर के कोच भी वो थे। और जसपाल राणा के इस निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया। देश के लिए जीते कई गौरवपूर्ण पदक इन्होंने। युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत थे राणा। और भारतीय शूटिंग के दिग्गज और मशहूर कोच जसपाल राणा का शुक्रवार को 49 साल की उम्र में निधन हो गया। इस हफ्ते की शुरुआत में अचानक से उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। भारत के पिस्टल शूटर्स के लिए हाई परफॉर्मेंस कोच के तौर पर वो काम कर रहे थे। म्यूनिक में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप से भारत लौटते वक्त बेचैनी उन्हें महसूस हुई और नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आज बड़ी सौगात मिली है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाते नजर आए। इनमें 11 इलेक्ट्रिक बस लखनऊ के लिए, 34 बस नोएडा ग्रेटर नोएडा में चलाई जाएगी। जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए भी 45 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई गई है हरी झंडी। वहीं नोएडा में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 45 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की शुरुआत हुई है, जिससे रोजाना लाखों यात्रियों को फायदा होने वाला है। तो वहीं महंगी कैब से लोगों को राहत मिल जाएगी। जो यात्री जेवर एयरपोर्ट तक जाते हैं उनके लिए वहां की पहुंच अब बेहद आसान होने वाली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तीसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन और बवाल मचा रहा। पीओके में पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की तमाम हदें पार कर दी। रावलकोट और कोटली में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जाती है। पाकिस्तानी आर्मी की चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर यह कत्लेआम हुआ। रावलकोट में 16 प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती है। वहीं कोटली की बात करें तो प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर सामने आ रही है, जो संख्या कई की हो सकती है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने साफ कहा कि बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को पीछे हटाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी समय में बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य हमलों को रोक दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभावित समझौते को लेकर ऐलान करते हुए दावा किया कि इस पहल को इजरायल समेत कई देशों की सहमति मिल चुकी है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों के समर्थन का भी दावा किया गया। हालांकि ट्रंप ने यह साफ किया कि अंतिम डील होने तक हॉर्मुज़ में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। राजधानी रांची की उभरती क्रिकेटर पलक सिंह का चयन भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। पलक अब श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज में देश का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। बाएं हाथ की बल्लेबाज और तेज गेंदबाज पलक ने महज 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था
और सिर्फ 5 साल के भीतर भारतीय टीम में उन्होंने अपनी जगह बनाकर प्रतिभा का लोहा मनवाया। खास बात यह कि पलक को महेंद्र सिंह धोनी से भी कई बार टिप्स लेने का मौका मिला है। पलक की ये उपलब्धि न सिर्फ रांची बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व का पल है। झारखंड का नाम अब तक हॉकी, तीरंदाजी और फुटबॉल में दुनिया भर में फेमस हो चुका है, लेकिन आज हम बात करेंगे क्रिकेट की। बिल्कुल, अब झारखंड की बेटियां क्रिकेट में भी राष्ट्रीय टीम में दस्तक देने लगी हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पर जो है अंडर 19 जो भारतीय टीम है उसमें सिलेक्शन हुआ है रांची की पलक सिंह का। और बता दें कि भारतीय टीम में शामिल होने वाली पलक सिंह फिलहाल अंडर 19 में पहली खिलाड़ी हैं। पलक, तुम्हारी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। तो जाहिर है कि जैसे ही पलक का सिलेक्शन अंडर 19 भारतीय टीम में हुआ तो ये बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। पलक, सबसे पहले अभी तो ढेर सारे कॉल्स आ रहे होंगे आपके पास। हाँ जी, आ रहे हैं। तो सबसे पहले पलक ये बताइए कि पलक क्रिकेट में बल्लेबाजी करती है या गेंदबाजी करती है? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। पहले गेंदबाजी या क्या? पहले गेंदबाजी। पहले गेंदबाजी। अच्छा पलक, ये बताइए जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट, अभी आपकी उम्र 17 साल है, आपने क्रिकेट खेलना कब से शुरू किया? 12 साल। 12 साल से। तो 12 साल में यानी 5 साल आपका क्रिकेट खेलना महज हुआ है। हाँ। और 5 साल में ही पहुंच गए राष्ट्रीय टीम में। हाँ जी। इसके पीछे वजह है कि दिन रात मेहनत, नाइट प्रैक्टिस, मॉर्निंग प्रैक्टिस, हर दिन हर समय प्रैक्टिस, तो उसका फिर तो ये बल्ले, जब पलक आप तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो वास्तव में आपके आइडियल कौन है टीम में? आइडल जैसे बहुत से प्लेयर हैं, मतलब बहुत से प्लेयर को पसंद करते हो, वैसे सारे प्लेयर अच्छे लगते हैं। विराट कोहली की ड्राइव, हर एक पैसिफिक प्लेयर जिनके शॉट्स पसंद है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है तो जाहिर है कि लेफ्ट हैंडर कोई बल्लेबाज इंडियन टीम का। हाँ, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना आपकी फेवरेट है। अच्छा, गेंदबाजी में कौन? गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या। जाहिर है कि भारतीय अंडर 19 टीम में जब पलक का सिलेक्शन हुआ है तो जल्द ही आप पलक को IPL में भी खेलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि पलक के पास हुनर है बल्लेबाजी का भी और गेंदबाजी का भी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। सासाराम की भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी तय हो चुकी है। उनकी शादी डेहरी के मानिकपुर निवासी अक्षिता राज से होगी। 21 जून को बड्डी गांव में तिलक समारोह आयोजित होगा, जबकि 24 जून को वाराणसी के एक 5 सितारा होटल में विवाह संपन्न होगा। शादी को लेकर गांव में उत्साह का माहौल है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 22 जून को मेहंदी और 23 जून को हल्दी की रस्म गांव में ही की जाएगी। ये पूरी तरह से पारंपरिक अरेंज मैरिज है, जिसे दोनों परिवारों की सहमति से तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में देश के समग्र विकास और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। नीति आयोग की बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खेल के क्षेत्र में बिहार में हो रही प्रगति का जिक्र किया। बिहार में उद्योग और निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार ने 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण कर ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर देश के अग्रणी 5 राज्यों में स्थान प्राप्त किया। सीएम सम्राट ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में समृद्ध बिहार की भी अपनी सक्रिय भागीदारी रहेगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी मांग की। सीएम ने राज्य की हर घर नल जल योजना के खर्च और संचालन के लिए केंद्र सरकार से 18,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की। और बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव को धमकी मामले से जुड़ी हुई धमकी पर साइबर थाने की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त किया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त जारी है। तो विजेंद्र यादव को धमकी मामले में देखिए साइबर सेल की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा था और कामयाबी भी मिली है। फोन की जब्ती की जा चुकी है। अब उस शख्स तक पहुंचने के लिए तमाम तौर की कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं, जिसमें छापेमारी जोर शोर से चल रही है। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इसके पीछे? ये मोबाइल जो जब्त हुआ है वो किसका?
ये उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव को धमकी मिली थी। उस मामले में साइबर थाने के द्वारा कार्रवाई की गई है और जिस फोन से धमकी दी गई थी उस फोन को जब्त किया गया है और जिसने इस काम को किया है, जिसने उस फोन से धमकी दी थी, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साइबर थाने के द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई जोरों शोरों से की जा रही है और अपराधी के पास लगभग पुलिस पहुंच चुकी है, कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी, ये शख्स कौन है, कहां का रहने वाला है, इसे लेकर कोई जानकारी साझा की गई? तमाम मामलों की के लिए छापेमारी चल रही है और पुलिस तत्परता से उस युवक की खोज में लगी हुई है और सफलता मिली है जब उस फोन को जब्त किया गया है जिस फोन से मामले में धमकी दी गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बात लालू प्रसाद यादव की, जिनके जन्मदिन पर महफिल सजी, राबड़ी आवाज पर भोजपुरी गाने और लौंडा नाच का आयोजन किया गया। गायक छोटू छलिया के गानों ने यहां इस समारोह को और हसीन बनाया, समा बांधा और कार्यक्रम के दौरान सिंगर छोटू छलिया के गाने सुनकर राबड़ी देवी खुश हुई और कंगन गिफ्ट के तौर पर उन्हें भेंट कर दिया। कंगन मिलने के बाद छोटू छलिया गिफ्ट पाकर बेहद भावुक नजर आए। लेकिन जैसे ही छोटू छलिया को गिफ्ट किया गया कंगन, इस पर बिहार की सियासत जरूर गर्म हो गई। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि राबड़ी देवी के पास इतने महंगे कंगन कैसे आए। वहीं आरजेडी ने खुद बताया कि कंगन महंगा नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है। छोटू छलिया जी, उन्होंने कहा है कि ये हमको कंगन राजमाता राबड़ी देवी जी ने गिफ्ट किया है और ये हीरे का है। अरे भाई, कोई व्यक्ति हीरे का अंगूठी और हीरे का कंगन कैसे भेंट कर सकता है किसी भी गायक को? ये मिटेशन है और भाव में आकर के मैडम, वो मिटेशन का जो भी कंगन था वो हीरा नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं। उसको उन्होंने गिफ्ट किया। अगर गायक ने दावा किया है और लालू जी का जन्मदिन है, एकादशी दिन है, महिला है राबड़ी देवी जी, तो एकादशी महिलाओं के लिए पवित्र और पावन दिन माना जाता है, तो वो हीरे का कंगन आया कहां से? किसने दिया? क्या वेतन से आपने खरीद कर दिया? उसका विपत्र कहां है? बिल दिखाइए उसका, क्योंकि उस गायक ने दावा कर दिया। देखिए, माँ के हाथ से मिला हुआ है। राबड़ी माँ ने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देती रहती है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। तो पहला बार में सबसे पहले सोना का चैन मिला था, इसके बाद अंगूठी मिला सोने का, और इस बार साहब के जन्मदिन पे मैं जब यहाँ पर कार्यक्रम करने आया तो ये प्यारा सा तोहफा जो मिला हुआ है हीरा का कंगन, और ये शायद कितना का होगा मुझे मालूम नहीं है, ये प्यार माँ का है। और देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के लिए तमाम नए एमएलसी जो हैं वो पहुंचे। नवनिर्वाचित एमएलसी ने जाकर मुलाकात की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, और इसी मुलाकात के दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जिसे खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शेयर किया है। लोक सेवक आवास पर मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर है, जहां पर सभी नए एमएलसी को शुभकामनाएं देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी और हादसा इतना जबरदस्त था कि कार पर सवार 3 थाना प्रभारी और एक गाड़ी ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और सदर डीएसपी आनंद पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस बल जो है घटनास्थल पर पहुंची। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित NH 31 के पास की है। मृतक सभी पुलिस अधिकारी की पहचान साजन पासवान, नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र, अमर और ड्राइवर नीरज के तौर पर की गई। बताया जाता है कि मृतक नीरज कुमार बेलारी, साजन पासवान रतवारा, ज्ञानेंद्र अमर आरआर थाने में थाना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। सभी 1 दिवसीय प्रशिक्षण लेकर पटना से वापस लौट रहे और तभी साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा में यह हादसा हुआ। और फिलहाल